हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, फाइन होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक फ्री फॉल के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ग्रेविटेशन एंड यूनिवर्सल ऑफ द ग्रेविटेशन एंड आपका सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। और एक टॉपिक था फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और मैंने आपको पहली वीडियो लेक्चर में बताया था कि फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू, इन सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। बट वीडियो लंबी हो जा रही थी, इसकी वजह से मुझे सेकंड वीडियो लेक्चर में इसको डिस्कशन करना पड़ा। तो चलिए आज देखते हैं पहला अपना टॉपिक फ्री फॉल। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल, फ्री फॉल नाम से के लिए फ्री, स्वतंत्र रूप से यदि कोई बॉडी गिर रही है। फॉल क्या होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री रूप से इसकी तरफ गिरती है तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है, दिस इज द फ्री फॉल। तो यही हमारा फ्री फॉल होता है। ओके। और आपको पता है कि अर्थ क्या है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपने सरफेस की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। यदि किसी ऑब्जेक्ट को आप एच हाइट से रिलीज भी करते हैं तो भी क्या करता है कि वह ग्राउंड पे आके गिर जाता है। तो इससे क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी हाइट से आप दो डिफरेंट मासेस के ऑब्जेक्ट को आप रिलीज कर रहे हैं, तो पहले कौन ऑब्जेक्ट ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा? जिसका मास ज़्यादा होगा। अगर इसका मास मान लीजिए 20 kg है तो यह पहले स्ट्राइक करेगा, और इसका मास 5 kg है तो यह लेट में स्ट्राइक करेगा। तो ठीक है, अब इन केस क्या होता है कि इन केस मान लीजिए आप एक फीदर ले लीजिए, फीदर, और एक ले लीजिए मेटल कॉइन। तो यदि किसी सेम हाइट से किसी बिल्डिंग से आप इनको रिलीज करेंगे तो पहले कौन पहुंचेगा? पहले हमारा मेटल कॉइन पहुंचेगा, फिर फीदर पहुंचेगा। तो एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो, तो इन्होंने कहा कि ये रॉन्ग है। इन्होंने इसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया। इन्होंने क्या किया कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा, इन्होंने पीसा की झुकी हुई मीनार से दो डिफरेंट मासेस के ऑब्जेक्ट लिए और उसको रिलीज किया। तो इन्होंने देखा कि ये दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड से स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो हमारा बॉडी का एक्सीलरेशन है डज नॉट डिपेंड अपॉन द बॉडी मास। इसका कहने का मतलब है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रही है तो उसका जो एक्सीलरेशन है वह बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करेगा। जो इस बॉडी का लाइटर ऑब्जेक्ट का चाहे एक्सीलरेशन हो, चाहे हैवियर ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन हो, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका क्या कंक्लूजन निकलता है कि चाहे हैवियर ऑब्जेक्ट या फिर लाइटर ऑब्जेक्ट, यह दोनों क्या कर रहे हैं? एक्सीलरेट सेम रेट। तो इनका एक्सेलरेशन जो है वह सेम है, चाहे हैवियर हो चाहे लाइटर हो। इन दोनों बॉडीज का जो एक्सेलरेशन है सेम है। इसके अकॉर्डिंग अगर ये हम बात करें बॉडी का एक्सेलरेशन उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि इन दो बॉडीज का जो एक्सेलरेशन है वह सेम है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जो हमारा फीदर जो है वह लेट गिर रहा है, मेटल कॉइन जो है पहले गिर रहा है? तो गैलीलियो ने यह बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने क्या बताया कि जो हमारा फीदर है, फीदर के केस में हम बात कर रहे हैं, जो आपका फीदर है उसका जो फीदर जो है इसका तो मास तो कम है, बट सरफेस एरिया क्या है इसका? ज़्यादा है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से क्या कर रहा है कि यह ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, हमारा जो मेटल कॉइन का जो मास है आपका वो तो ज़्यादा है, बट सरफेस एरिया क्या है? कम है। तो यह लो एयर रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करेगा। तो जब लो एयर रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करेगा तो यह जल्दी आके गिरेगा ग्राउंड से। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा फीदर जो है वह लेट में आके ग्राउंड से स्ट्राइक कर रहा है, और जो हमारा मेटल कॉइन है वह जल्दी से आके ग्राउंड से स्ट्राइक कर रहा है। तो इन्होंने ये बताया कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट के जो मास हैं, अगर आप किसी सेम हाइट से आप उसको रिलीज करते हैं तो वो सेम ही टाइम पे ग्राउंड से स्ट्राइक करेंगे। तो ये चीज़ें कहाँ पर पॉसिबल है? ये चीज़ें वैक्यूम में पॉसिबल है, वैक्यूम कंडीशन।
जहाँ पे वैक्यूम होगा, अगर वहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ के मास को अगर आप रिलीज करेंगे सेम हाइट से, वो सेम ही टाइम पे ग्राउंड से स्ट्राइक करेंगे। तो यह जो एक्टिविटी है, यह जो एक्सपेरिमेंट है, एक जार में इसको एक जार लिया गया, ठीक है। उसमें इन दोनों बॉडीज़ के एक फीडर को रखा गया, मान लीजिए फीडर है आपका, ये मेटल कॉइन है, इनको रखा गया और इसको क्या किया, वैक्यूम किया, फिर क्या किया, इसको इन्वर्टेड कर दिया गया। इस जो हमारा जो जार है इसको इन्वर्ट किया गया, इन्वर्ट मतलब उल्टा कर दिया जाए। जब इसको उल्टा कर दिया तो कुछ ऐसा ही बन गया आपका, सॉरी यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आपको। जब इनको इन्वर्ट किया गया, ठीक है, जब इनको इन्वर्ट किया गया, इस जो जार को जब इन्वर्ट किया गया तो कुछ ऐसा बन गया, ये फीडर हो गया मेटल। तो जब यहाँ पे वैक्यूम ही नहीं है तो ये क्या देखा गया कि कुछ टाइम बाद ये सेम रेट से एक ही टाइम पे ग्राउंड से स्ट्राइक करते हैं। तो यह जो पॉसिबिलिटी है, यह वैक्यूम में हमारा ये एक्टिविटी होती है, ठीक है। अगर वैक्यूम जहाँ पे है, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट मासेस के डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ के मास को अगर आप रिलीज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि दोनों एक ही टाइम पे ग्राउंड से स्ट्राइक करेंगे। तो इन सारे कंक्लूजन का मतलब क्या निकलता है कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, जब हमारी कोई बॉडी फ्री फॉल होती है तो जो उसका एक्सेलरेशन होता है वह बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आई होप आपको ये फ्री फॉल समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं फ्री फॉल के कंडीशन में क्या क्या वेरिएशंस होते हैं, उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अभी इसका प्रॉपर डिफिनेशन देखेंगे। तो देखिए फ्री फॉल के कंडीशन में जब कोई बॉडी फ्रीली रूप से किसी हाइट से गिरती है ग्राउंड पे, ठीक है, किसी ग्राउंड पे गिरती है तो उसमें क्या होता है कि उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं कि ये जिगजैग पाथ पे मोशन करते हुए आएगी, तो मतलब डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि उसका क्या होता है कि वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है, उसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करती हुई चली जाती है। और तीसरा कंडीशन क्या होगा, जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो हमारा एक्सीलरेशन भी हमारा इंक्रीज करेगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसका एक प्रॉपर डिफिनेशन। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड फ्री फॉल, ठीक है। या फिर यू कैन से दैट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर ग्रेविटी इज दैट ओनली फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है तो वहाँ पे केवल एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, वह कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटी फोर्स, जो कि अर्थ द्वारा लगाया जाता है उस ऑब्जेक्ट पे। तो उसी को बोलते हैं हम कि हमारी बॉडी फ्री फॉल कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इस कंडीशन में, फ्री फॉल के कंडीशन में क्या होता है कि जैसा कि मैंने बताया कि द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द फ्री फॉलिंग बॉडी इज द सेम फॉर ऑल बॉडीज। चाहे सेम फॉर ऑल बॉडीज़ का मतलब क्या है कि चाहे किसी भी टाइप का बॉडी हो, उसमें जो एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो सेम होगा। कब? जब वो बॉडी फ्री फॉल हो रही है। और एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द बॉडी मास, और वो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले आपको सारी चीज़ें समझा दी है, ठीक है। तो सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द अर्थ, जब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जब आप कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे गिरती है, ठीक है, तो नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब कोई ऑब्जेक्ट, यही आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किसी हाइट से आप गिराएंगे, उसको रिलीज करेंगे तो इसके डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये एक लीनियर पाथ पे आके गिरेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिगजैग मोशन करते हुए आके गिरेगा। चेंज इन वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी इस कंडीशन में अगर जीरो है तो जब इसको आप रिलीज करेंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो वेलोसिटी इंक्रीज करने के कारण क्या होता है कि हमारा एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है, इसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन भी हमारा प्रोड्यूस होगा। एंड ठीक है, एंड दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द ग्रेविटी फोर्स। जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वह यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका कहने का मतलब जो आपका एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटी फोर्स के इक्वल होगा। या कैसे होगा, आइए देखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है कि एक्सेलरेशन ऑन द फ्री फॉल बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। मतलब कि जैसे कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है, ठीक है, इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस क्यों होता है, क्योंकि इस पर हमारा जो अर्थ है एक फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो इसकी वजह से इस बॉडी में हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया? एक्सेलरेशन कास्ट बाई ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ है। एक्सेलरेशन का जो हमारा कारण है वो किस, एक्सेलरेशन कास्ट बाई ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी फोर्स।
तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो एक्सीलरेशन हमारा ऑब्जेक्ट में काज हो रहा है उसी को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। ठीक है, और देखिए जो एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, यह बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड बॉडी मास। ओके, यह बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जी की जो वैल्यू होती है, ये जो जो जी होता है, यह सभी जगह सेम नहीं होता है, या यू कैन से दैट इट इज, क्या कह सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं जो जी होता है यह ऑल प्लेस के लिए वैलिड नहीं होता है, ऑल प्लेस फॉर नॉट वैलिड। वैलिड का मतलब, इसका करने का मतलब ये सभी जगह इसकी जो वैल्यू होती है सेम नहीं होती। इसकी जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सपोज कर लिया तो इतना होती है। अभी इसका देखेंगे, इसका कैलकुलेशन है 9.8 कैसे आया, जी की जो वैल्यू होती है 9.8 कैसे है, इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें देखेंगे एक्सीलरेशन, इसके जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जो बॉडी में एक्सीलरेशन हो रहा है, इसमें हम वेरिएशन भी देखेंगे। जी की वैल्यू जब मान लीजिए हम पृथ्वी से किसी एच हाइट पे जाते हैं, पृथ्वी की तरफ आते हैं, तो उसमें क्या क्या वेरिएशन हमको देखने को मिलता है, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। पोल पे जी की वैल्यू कितनी होती है एंड इक्वेटर पे जी की वैल्यू कितनी होती है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहले हम जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ से आया। ठीक है, तो आपको मैंने पढ़ाया था यूनिवर्सल ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये मैंने पढ़ाया था। तो वहाँ पे एक मैंने फार्मूला बताया था Gm1m2/r²। ये मैंने आपको चीज़ बताई थी कि नहीं बताई थी, बिल्कुल बताई थी। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए आपका ये, इसको हम इरेज कर देते हैं, आपका ये अर्थ है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं आपका ये अर्थ है, दिस इज द योर अर्थ। अब यहाँ पे इसके सरफेस पे एक बॉडी रखी हुई है। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना होगा भाई, इसका रेडियस तो भाई मान लीजिए 1 मीटर है, लेकिन अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6.4 10 टू पावर 6 होता है ना, इतना मीटर होता है ना। तो ये ज़्यादा बड़ा वैल्यू होगी कि इसका मान लीजिए 1 मीटर है, तो ये ज़्यादा बड़ा वैल्यू होगी। तो इसको हम यहाँ पे ले लेंगे। अर्थ का मास कितना होता है, मैंने बताया था आपको अर्थ का मास चाहिए। तो मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का मास जो है 1 kg है, और आपको अर्थ का मास पता होना चाहिए, और इसका रेडियस हमको पता ही है, तो इस वैल्यू में हम रख देंगे, वहाँ पे पता चल जाएगा। और आपको पता है मैंने एक और फार्मूला था, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, F बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, क्योंकि आपको ग्रेविटी निकालना है ना। तो मैंने क्या बताया, एक्सीलरेशन जो है जी की इक्वल होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको तो ये फार्मूला लगाना ही पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे कि देखिए F बराबर एम ए यहाँ पर भी है, F बराबर एम ए यहाँ पर, F बराबर Gm1, तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे हम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Gm1m2/r² इक्वल टू m1 ए कर लेते हैं, m1 से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा Gm2/r² इक्वल टू a। तो a की जगह पे जैसे मैंने एक्सीलरेशन जो होता है ग्रेविटी फोर्स की इक्वल होता है, तो हम a की जगह पे g ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा Gm2/r² इक्वल टू g। तो ये आपका फार्मूला आ गया, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी Gm2/r²। तो हमारा जो m2 है यहाँ पे वह क्या है, अर्थ का मास है, अर्थ का मास है, और r जो है अर्थ का रेडियस है। जब इसमें हम अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, तो g जो हमारा निकल के आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जी की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इसको कैलकुलेट करने के बाद हम देखेंगे कि जी के वैल्यू में कहाँ कहाँ वेरिएशन होता है। जैसे कि पोल पे उसकी वैल्यू, मतलब पोल पे जी की वैल्यू क्या होती है एंड इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या होती है। जब हम किसी सरफेस या पृथ्वी की हाइट से एच हाइट पे हम जब जाते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है, जब हम पृथ्वी की तरफ आते हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है। तो ये सारी वेरिएशन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए इसका एक प्रॉपर हम डिफिनेशन एंड ये सारी वेरिएशन हम देख लेते हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द एक्सीलरेशन काज्ड बाय ड्यू टू द ग्रेविटी फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है यार, यू कैन से दैट द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन अ फ्री फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट डज नॉट डिपेंड बाई इट डिनोटेड बाई जी। इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, और द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द बॉडी मास। ठीक है, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। एंड तीसरा क्या होता है, द वैल्यू ऑफ जी चेंज स्लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो प्लेस टू प्लेस इसकी जो वैल्यू होती है जी की वो चेंज होती है, बट फॉर द मोस्ट पर्पस टेकन एज 9.8 मीटर। मतलब अधिकतर केस में इसका 9.8 ही मीटर मान लिया जाता है कि हाँ इतना ही होगा। और द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड।
तो इसका कहने का मतलब ये है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट फ्री रूप से अर्थ की तरफ गिर रही है तो उसका जो एक्सीलरेशन जो उसमें प्रोड्यूस होगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से वह ग्राउंड की तरफ गिरेगा, चाहे उसका बॉडी का मास चाहे 100 kg हो या फिर 1000 kg हो या 50 kg हो, उसका जो एक्सीलरेशन का जो रेट होगा वह इतने रेट से पृथ्वी की तरफ गिरेगी। ठीक है, यह बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो अभी हम जस्ट देखेंगे कि इसका कैलकुलेशन देखेंगे कि 9.8 मीटर पर सेकंड कैसे है, जबकि मैंने पहले समझा भी दिया है, बट इसका प्रॉपर वे में सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो जैसा क्या होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी एच हाइट से आप रिलीज करेंगे तो उसकी जो स्पीड होगी, उसकी जो एक्सीलरेशन होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से वो ग्राउंड की तरफ गिरेगी। बट यदि किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से जब आप किसी हाइट पे उसको फेंकते हैं तो उसमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का स्पीड का रिटार्डेशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब उसकी एक्सीलरेशन में रिटार्डेशन मतलब आपको मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हैं तो मतलब वहाँ पे निगेटिव होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या मैंने फार्मूला बताया था, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे हम अर्थ का मास m लिए हैं, कैपिटल M, तो इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं और इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, और आपको पता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ क्या फार्मूला होता है, F इक्वल टू ma। क्योंकि हमको यहाँ पे बॉडी में जो एक्सेलरेशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन के लिए तो हमको कुछ तो टर्म यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो इसके लिए यहाँ पे हमने ये न्यूटन सेकंड लॉ फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को, ये देखिए फोर्स यहाँ पे, फोर्स इसकी इक्वल है, फोर्स इसके लिए, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम ए। ठीक है, या ए इक्वल टू हमको यहाँ पे ए ही निकालना है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम। तो एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो ए इक्वल टू आ जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हम अर्थ का रेडियस सपोज कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट का रेडियस हम यहाँ पे निगलेक्ट करके चल रहे हैं, तो यहाँ पे आर की, स्मॉल आर की जगह पे यहाँ पे आप कैपिटल आर स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एक्सीलरेशन का फार्मूला। बट जो एक्सीलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सीलरेशन हमारा किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ग्रेविटी फोर्स ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे हम एक जगह पे क्या ले सकते हैं, हियर द प्लेस ऑफ ए इज टेक जी। आपको रीजन पता है क्यों ये हो रहा है, क्योंकि जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, कि एक्सीलरेशन किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ग्रेविटी फोर्स ऑफ द अर्थ। इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक ही जगह पे हम जी को कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हम एक ही जगह पे जी को कंसीडर कर लेंगे तो क्या हमारा फार्मूला बन जाएगा, जी इक्वल टू जी स्मॉल कैपिटल जी अपॉन आर स्क्वायर। तो आपका ये मेन फार्मूला आ गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फार्मूला होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, अर्थ का मास एंड अर्थ का रेडियस की वैल्यू हम पुट कर देंगे और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू आपको पता है क्या होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर, सॉरी ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 10 टू पावर -11 और अर्थ का मास कितना होता है 6 × 10 टू पावर 24 अपॉन 6.4 10 टू पावर 6 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जी नियर अबाउट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आता है।
ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको निकाल के दिखा दिया। इसको आप कैलकुलेशन करेंगे जितना इसकी वैल्यू आती है। और कभी कभी हम राउंड ऑफ के लिए हम जी की जो वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये भी लेते हैं, ठीक है। आप इसको भी ध्यान रखिए, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हम कभी कभी सपोज कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं वेरिएशन जी की वैल्यू में क्या कहाँ पे जाने पे, पृथ्वी के पोल एंड इक्वेटर पे एंड पृथ्वी से या हाइट पे पृथ्वी के पास आने पे उसकी वैल्यू में कैसे कैसे वेरिएशन होते हैं, हम उसको यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ जी इज़ नॉट सेम एवरीवेयर, ठीक है। तो जो जी की वैल्यू होती है वह सभी जगह सेम नहीं होती, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। तो बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो जी की वैल्यू प्रत्येक जगह सेम क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो अर्थ के रेडियस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अर्थ के रेडियस पे डिपेंड करने का मतलब क्या कि द वैल्यू ऑफ जी इज मोर ऑन द अर्थ पोल, तो जो अर्थ का पोल होगा वहाँ पे जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि आपका जो अर्थ होता है ना कुछ चपटा ऐसा लाइक दिस ऐसा दिखता है, ऐसा है, पूरी तरीके से गोल नहीं, कुछ ऐसा होता है, पोल पे जी की वैल्यू होती है वह ज़्यादा होती है। और द वैल्यू ऑफ जी इज लेस एट द इक्वेटर, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा जो इसके बीच से के पास से गुजरती है, ठीक है। तो इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीज एज वी गो एबव द अर्थ सर्फेस, जब हम अर्थ सर्फेस, मान लीजिए अर्थ का सर्फेस है, जब इससे आप ऊपरी डायरेक्शन में जाते हैं तो जी की वैल्यू घटती है, क्योंकि यहाँ से अर्थ का रेडियस अगर इसके सेंटर से देखें तो यहाँ तक ही होगा इसका सेंटर से रेडियस, तो आप इससे रेडियस से दूर होते जा रहे हैं तो जी की वैल्यू वहाँ पे घटती चली जाएगी। जैसा कि आपके पोल पे जो अर्थ का जी की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जब द वैल्यू ऑफ जी आल्सो डिक्रीज एज वी गो बिलो द सरफेस, अर्थ सरफेस, जब हम सरफेस के मतलब जब आप सेंटर पर बिल्कुल आ जाएंगे तो उस कंडीशन में जो जी की वैल्यू होगी वहाँ पे सबसे कम होगी। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, द वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम एट द अर्थ सरफेस, जो जी की वैल्यू होती है सबसे ज़्यादा जो होती है वह अर्थ के जब सरफेस पे आप रहेंगे ना तो वहाँ पे जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि अर्थ के सरफेस का जो रेडियस होता है 6 × 10⁻⁶ होता है, तो यह मतलब इसके इक्वल है। तो यहाँ पे अर्थ जो जी की वैल्यू होगी सबसे ज़्यादा होगी। एंड इट डिक्रीज ऑन गोइंग एबव द अर्थ सरफेस, आपको पता है क्योंकि हम रेडियस से दूर जा रहे हैं तो हमारा जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। और ऑन गोइंग इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो हम इसके सेंटर पे आ जा रहे हैं तो जी की वैल्यू वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन राइट किया है, पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं ध्यान से, फिर इसका हम आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg, तो जो अर्थ का मास है, सॉरी, मास ऑफ द अर्थ, तो इसका मास कितना है 6 × 10⁻24, इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं m1 से, ठीक है। एंड द मून का मास कितना दिया है 7.4 × 10⁻22, मास ऑफ द मून, ठीक है। मून का मास दिया है 7.4 × 10⁻22 kg, ठीक है। ये भी kg में है, यहाँ पे kg लिख ली है, इसको हम m2 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून बी, एंड डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस कितना है, आर से हम इसको डिनोट कर रहे हैं 3.84 10⁵ किलोमीटर। अब ये किलोमीटर में दिया है तो इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें 10⁻³ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3.84 10⁸ मीटर, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द फोर्स एग्जर्ट बाय द अर्थ ऑन द मून, तो हमारा जो अर्थ है मून पे कितना फोर्स एग्जर्ट करा है, लाइक दिस, ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है, ये आपका मून हो गया यहाँ पे। अब हमारे अर्थ जो भैया हैं मून पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, यह मतलब मून को अपनी तरफ कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अर्थ भैया हमारे मून को कितनी फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, बेसिकली आपको ये बताना है, इस फोर्स की वैल्यू बतानी है। तो आपको सारी चीज़ें दी गई हैं, अर्थ का मास, मून का मास एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया गया, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मैंने बताया था क्या होता है, F = G m1 m2 अपॉन r², यही तो होता है। अब क्या करेंगे, इसी फार्मूले में हम ये वैल्यू पुट करेंगे। जी की वैल्यू कितना होती है 6.67
10⁻⁻11 एंड आपको अर्थ का मास कितना है 6 × 10⁻24 एंड मून का मास कितना है 7.4 × 10⁻22। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इनके बीच के डिस्टेंस के, कितना है इनका बीच का डिस्टेंस 3.84 × 10⁸ का होल स्क्वायर। जब इसको हम होल स्क्वायर कर दें, जब इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आती है, देख लेते हैं कितना आया है सॉल्व करने पे, 2.01 10⁻20 न्यूटन, इतना हमारी फोर्स की वैल्यू आई। तो अब ये देखिए कि हमारा जो अर्थ है जो मून पे कितना फोर्स लगा रहा है 2.01 10⁻20 न्यूटन। तो अब ये देखिए कितना ज़्यादा फोर्स है, दिस फोर्स इज़ वेरी हाई, वेरी लार्ज, हाई नहीं वेरी लार्ज फोर्स। तो हमारा जो अर्थ है मून को इतने फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो मून होता है वह अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हम अपने एक्सरसाइज में बहुत सारे आपके दिए हैं और ऐसे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारी डाटा गिवन दी है, बस आपको कैलकुलेशन करना है, फार्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए, आसानी से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो मून के सरफेस पे ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मान लीजिए आपका ये मून है, ठीक है, ये जो मून का सरफेस है, तो इस पे इसके सरफेस पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो मास ऑफ द मून का जो मास है 7.4 × 10⁻22 kg एंड रेडियस ऑफ द मून, ये आपके लिए नया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। रेडियस ऑफ द मून 1.74 × 10⁻6 मीटर होता है, ठीक है। तो मैंने आपको जो ग्रेविटी का फार्मूला, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फार्मूला मैंने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मैंने क्या फार्मूला बताया था, G = G m/r²। ये मैंने आपको फार्मूला बताया था कि नहीं बताया था। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे आपको मून पे आपको ग्रेविटी कैलकुलेट करना है, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा G की वैल्यू आपको पता है 6.67 10⁻−11 होता है एंड मून का मास कितना है 7.4 × 10⁻20, ठीक है। अब और रेडियस इसका कितना दिया है 1.74 × 10⁻6 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो जब इसका आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जी की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, इसका कैलकुलेशन करने पे कितना आया है 1.63 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अर्थ पे मून पे जो ग्रेविटी होगी वह 1.63 मीटर/सेकंड स्क्वायर, मतलब कि अगर आप मून पे किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे आपका मून है ना, मून पे अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब रिलीज करेंगे फ्री फॉल रूप से, अगर आप छोड़ेंगे तो वह मतलब मून अपनी तरफ उसको कितने एक्सीलरेशन से खींचेगी 1.63 मीटर/सेकंड स्क्वायर। या यू कैन से दैट कि जब आप मून पे किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे तो जो उसमें एक्सीलरेशन होगा, जो उसमें ग्रेविटी होगा, वह इतने रेट से 1.63 मीटर/सेकंड की रेट से वह मून के सरफेस पे गिरेगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे हम लोग एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेट एंड मास और डिफरेंट टॉपिक्स आपके देखेंगे, प्रेशर एंड थ्रस्ट, इन सब के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए थैंक यू।